So as we have seen, in case of capacitor, current leads the applied voltage. Okay. So next we will see a purely inductive circuit. प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या किया गया है, यहाँ पे इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया गया है एक एसी के साथ। पहले इसको सर्किट को मैं ड्रॉ कर दूं, ये एसी सोर्स, इंडक्टर की वैल्यू कुछ एल ले लेता हूं मैं, और ये सोर्स आपको गिवन है सेम ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आपको पता है जैसे जैसे ये ई नॉट अप्लाइड वोल्टेज में वेरिएशन आएगा, वैसे वैसे यहाँ पे करंट में भी वेरिएशंस हम ऑब्जर्व करेंगे, और इसके अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होगा, दिस डेवलप्ड ईएमएफ will try to oppose the variation in the source voltage, cause को oppose करें। यहाँ से इक्वेशन जो बन जाता है, जब आप KVL लिखोगे आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाता है, माइनस एल डी आई बाय डी टी। देखो नेगेटिव साइन से में वैसे कुछ मतलब है नहीं, लेकिन ये बताएगा तो सही कि कब ये इंक्रीज हो रहा है कब ये डिक्रीज हो रहा है, ये अपोज करने के लिए। तो आप क्या करोगे, इसमें KVL यूज कर दोगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, E प्लस EN। आपको क्या पता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में कि जो किसी भी एक लूप में नेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको यूज करता हूँ इस इक्वेशन को, EMF जो हमने अप्लाई किया हुआ है एसी सोर्स E नॉट साइन ओमेगा टी। EMF इसको बोलते नहीं है एक्चुअली, एसी वोल्टेज बोलते हैं। EMF तो एक बैटरी हो गया है, but writing E, so because of habit I'm doing this। तो यहाँ पे आपको पहले EL की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। EL क्या है, दिस इज L di by dt। इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड रहने दो, L di by dt। ओके, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन में पुट कर दूं E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू L di by dt हो जाएगा। So this di can be written as E naught upon L, E naught upon L integration of sin omega t dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको करंट मिलेगा किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, करंट हो जाएगा क्या, E नॉट अपॉन ओमेगा एल, एक नेगेटिव साइन के साथ साइन ओमेगा टी हो जाएगा क्या, कॉस ओमेगा। चलिए यार मैंने, हाँ सही सही। सो यहाँ पे करंट IT इज, देखो इसको रीअरेंज करके क्या लिखोगे, E नॉट बाय XL। यहाँ पे देखना XL लिख रहा हूं मैं इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए क्या लिखा था, XC। तो यहाँ पे इसको रीअरेंज करो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड। In the applied source, I'll have to consider the equation number 1. So here again, you can write this current I of t equals to I naught times sin omega t minus pi by 2। ओके, तो इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, या दोनों में से किसी को भी अज्यूम कर लो। हमें कंपेयर करना है, पहले और दूसरे को अगर कंपेयर करना
तो पहला इक्वेशन क्या है? आई विल राइट द फर्स्ट इक्वेशन, आई विल ट्राई टू एडजस्ट हियर ओनली कि आप एक जगह देख सको। ईएमएफ क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको क्या लग रहा है कि करंट जो इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है वो लैग कर रहा है, इट इज लैगिंग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। इसीलिए मैंने लीडिंग लैगिंग आपको पहले ही बता दिया था। देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखूं इंडक्टर के कोरिस्पोंडिंग, तो पहला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं? करंट थ्रू द इंडक्टर, करंट थ्रू द इंडक्टर lags behind, lagging behind या फिर lags behind the applied AC voltage, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, और the voltage drop across it, voltage drop across it। आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख लो कि हमने आई नॉट किसको अज्यूम किया है? आई नॉट अज्यूम किया किसको? ई नॉट अपॉन एक्सएल को। एक्सएल को कहा जाता है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, एंड एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स एल। आप देखो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स एल, दिस इज कॉल्ड द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। अब जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ेगा, और एक्सएल अगर ये इंक्रीज होगा तो करंट आई नॉट की वैल्यू डिक्रीज होगी, और ओमेगा को आप कम करोगे तो एक्सएल डिक्रीज होगा और आपको आई नॉट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। और इसी तरीके से अगर आप ऐसा कर सको कि फ्रीक्वेंसी को जीरो कर दो तो सिंप्लाइज व्हाट कि ओमेगा जीरो हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जीरो किया तो ओमेगा जीरो, ओमेगा जीरो तो एक्सएल जीरो, और करंट क्या हो जाएगा फिर? आई नॉट। करंट क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, करंट इंफिनिटी। ये जस्ट एक समझने के लिए है, कुछ खास नहीं। एफ जीरो बोले तो क्या? डीसी। आपको याद हो इंडक्टर डीसी को बहुत अच्छे से अलाउ करता है, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है इंडक्टर तो करंट को मेंटेन करता है अपने अक्रॉस। ये चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है। सीधा थर्ड पॉइंट, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम shows what? The relation between voltage and current with a vector diagram, E equals to E dot sine omega t, and current we have calculated I naught times sine omega t minus pi by 2। तो करंट को मैं ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे करंट को ड्रॉ कर दिया, रेफरेंस बना दिया आपने इस ओ पॉइंट से। तो वोल्टेज किधर को होगा? तो वोल्टेज विल बी, यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है क्योंकि करंट लैग कर रहा है, तो हमें यहाँ पे वोल्टेज को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शो करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। ओके, तो इन यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लाइक यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कैपेसिटर के लिए, जब पॉइंट्स लिख रहे थे तो द करंट इन द सर्किट, या फिर कैपेसिटर लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैपेसिटर लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ये लाइन याद रखना है आपको।
रेजिस्टेंस कोई भी फेज इंट्रोड्यूस नहीं करता है। फिर आप यहाँ देखो, यहाँ पे करंट लैग करता है द अप्लाइड एसी वोल्टेज। ओके, यहाँ एक और चीज आपको पुट करना है, एसी वोल्टेज बाय पाई बाई 2, ये याद रखना है। 90 डिग्री से, वेरी इंपॉर्टेंट, 90 डिग्री से ये करंट यहाँ पे लैग कर रहा है। जैसा स्टेटमेंट मैंने लिखा है वैसे ही स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। अब मैं एक बार फाइनल लिखूंगा यहाँ पे, एक पीक करंट। इन तीन केसेस में मैंने पीक करंट को डिफाइन किया हुआ है। द पीक करंट which is equals to I naught. I naught equals to what? E naught by Z। अभी मैं Z से यहाँ Z मैंने यहाँ पे Z को कहा जाता है क्या, वो याद रखो। Z इज कॉल्ड इम्पीडेंस। Z को क्या बोलोगे, इम्पीडेंस। और अगर सर्किट प्योरली रजिस्टिव है, प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए ये Z किसके इक्वल होगा, R के। प्योरली कैपेसिटिव है तो यहाँ पे ये Z किसके इक्वल होगा, XC के इक्वल। और XC को आपने क्या लिखा है, 1 upon omega C। And if this is purely inductive, then you will write Z equals to XL, which is equals to omega times। और इम्पीडेंस कहा गया, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट इज, इट्स यूनिट इज इम्पीडेंस एज यूनिट इन ओम। सिंबल है और इसको पढ़ते हैं ओम। ठीक है, अब एक एक बार मैं आपको पुराने केसेस के लिए भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि XC की यूनिट क्या है, ये भी ओम होता है। सिमिलरली यहाँ पे XL की भी यूनिट क्या होती है, ओम। ये रिएक्टेंस को शो कर रहे होते हैं। कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी होती है रिएक्टेंस, जो कि अंडर द एसी सर्किट होने पे ये ड्रॉ करी जाती है। जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं एक बार फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा। लाइक जब प्योरली रजिस्टिव था, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट फेज एंड वोल्टेज। जब प्योरली कैपेसिटिव की बात कर रहे थे, the current is leading the applied voltage by 90 degree. When we were talking about inductance, then current through the inductor lags behind the AC voltage across it. By what amount? Pi by 2। pi by 2 से ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट इज लैगिंग। अब फेजर डायग्राम एक एक बार देखते हैं। इसका फेजर डायग्राम तो बहुत आसान था, एक ही लाइन में बना देना था। दूसरा कैपेसिटर के लिए देखिए फेजर डायग्राम, करंट इज लीडिंग, थर्ड वन इज हियर द करंट इज लैगिंग। ये फेजर डायग्राम भी आपको आसान लगा होगा। अब जब इसको आप कंबाइन करोगे, ओके, जब आप इसको कंबाइन करोगे देन यू विल गेट द, ओके। अभी आगे पढ़ तो सकता हूँ मैं, लेकिन अभी आज पढ़ूंगा नहीं। कुछ एक होमवर्क जो मैंने दिया था इसके आंसर आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। So for that I'll open the slide which we have done yesterday. So wait for a minute, for 10 seconds.